नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और कानून का हत्यारा। इंस्पेक्टर मनोज और कानून का हत्यारा, लेखक अजीत चटर्जी, चित्र अजीत वसईकर। ठिठुराती ठंड में रात के करीब 11 बजे इंस्पेक्टर मनोज अपने असिस्टेंट हवलदार वीर बहादुर के साथ शहर के मध्य एक सड़क के मोड़ पर अपनी जीप रोके खड़ा था। वीर बहादुर की समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर मनोज इतनी रात गए वहां क्यों आया है। जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या सारी रात यहीं खड़े रहकर बिता देने का इरादा है? शट अप, चुपचाप खड़े रहो। यस सर। फिर हवलदार की इंस्पेक्टर मनोज से आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद अचानक दूर किसी वाहन की हेडलाइट को जगमगाते देख इंस्पेक्टर मनोज सरसराते स्वर में बोला, होशियार, वह आ रहा है। कौन सर? सेठ दीनानाथ। हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। वो कैसे सर? मुझे खबर मिली है कि आज रात सेठ दीनानाथ कुछ सीक्रेट पेपर लेकर यहाँ से गुजरेगा। खबर गलत भी तो हो सकती है सर। सेठ दीनानाथ बड़ा काइया और मक्कार आदमी है। यह जानते हुए भी कि वह तस्करी का धंधा करता है, पुलिस उसके खिलाफ आज तक कोई सबूत जुटा नहीं पाई है। आज वह कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। एक बार फिर सोच लीजिए सर। उस पर हाथ डालने का मतलब घायल नाक को छेड़ने के समान होगा। उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। तभी तो मैं उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करना चाहता हूँ। देखो, कार काफी नजदीक आ चुकी है। तुम कार को रोको, बाकी मैं समझ लूंगा। यस सर। कहने के साथ ही हवलदार आगे बढ़ गया। फिर कार जैसे ही निकट पहुंची, हवलदार हाथ उठाकर कार को रोकने का इशारा करते हुए चिल्लाया, रोको रोको। कार हवलदार के निकट पहुंचकर रुक गई। क्या बात है हवलदार, नीचे उतरो। हवलदार का जवाब सुनकर कार की पिछली सीट पर बैठा सेठ दीनानाथ दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए दहाड़ा, शायद तुम जानते नहीं यह कार किसकी है। मैं जानता हूँ सेठ जी। फिर तुम्हारी कार को रोकने की जरूरत कैसे हुई? तभी इंस्पेक्टर मनोज सामने आता हुआ बोला, हवलदार ने कार मेरे आदेश पर रोकी है। ओह, तुम? फिर सेठ कार से उतरकर जहरीले स्वर में बोला, इतनी रात गए हमें यहाँ रोककर परेशान करने का अंजाम जानते हो इंस्पेक्टर? अंजाम की चिंता बाद में करूंगा सेठ जी। फिलहाल तो मैं आपकी और आपकी कार की तलाशी लेना चाहता हूँ। व्हाट? मुझे खबर मिली है कि आप कुछ गुप्त सरकारी दस्तावेजों को दुश्मन देश के जासूसों को सौंपने जा रहे हैं। बकवास। मेरी किसी दुश्मन ने मुझे बदनाम करने के लिए यह हरकत की है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हम कितने दानी और भले इंसान हैं। फिर तो आपको कानून की मदद करने में अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज जैसे ही सेठ दीनानाथ की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा, सेठ दीनानाथ बड़े ही आकस्मिक ढंग से इंस्पेक्टर मनोज को धक्का मारकर चालक द्वार की तरफ लपका। ओह, ड्राइवर हटो, कार मैं ड्राइव करूंगा। जी। सेठ दीनानाथ की हरकत देख हवलदार जैसे सोते से जागा। रुक जाइए सेठ जी, आप भाग नहीं सकते। परंतु हवलदार जैसे ही सेठ के निकट पहुंचा, सेठ की टांग घूम गई। आह! फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार संभल पाते, सेठ दीनानाथ ने कार दौड़ा दी। ओह, कमबख्त चोट दे गया। सेठ दीनानाथ को भागते देख इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार लपक कर जीप में जा बैठे। जीप स्टार्ट होते ही इंस्पेक्टर मनोज गुर्राया, पीछा करो, सेठ बचकर ना निकलने पाए। आप निश्चिंत रहिए सर, आज आप हवलदार की ड्राइविंग का कमाल देखिए। कहने के साथ ही हवलदार वीर बहादुर ने अपने पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ा दिया। जीप बंदूक से निकली गोली की तरह सड़क का सीना रौंदती हुई दीनानाथ की कार के पीछे दौड़ पड़ी। इधर जीप को पीछा करते देख सेठ का ड्राइवर भयभीत स्वर में बोला, सेठ जी, वह इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है। करने दो, बस एक बार हम एसपी नागराजन की कोठी में पहुंच जाएं, फिर वह इंस्पेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एसपी साहब की कोठी तो यहाँ से काफी दूर है। बेवकूफ, डरता क्यों है? उस इंस्पेक्टर की जीप हमारी कार के करीब तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक हम न चाहें। और फिर आधे घंटे की लंबी भाग दौड़ के बाद उधर हवलदार वीर बहादुर सेठ की कार को एसपी की कोठी में दाखिल होते देख बौखलाकर बोल उठा, सर, वह तो एसपी साहब की कोठी में घुस गया है। तुम भी जीप अंदर ले चलो। यस सर। और फिर जीप जैसे ही कोठी के प्रांगण में जाकर रुकी, इंस्पेक्टर मनोज जीप से उतरकर बोला, हवलदार, तुम कार और ड्राइवर की तलाशी लो, मैं अंदर जाता हूँ। जी। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज दनदनाता हुआ कोठी के खुले मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हो गया। उधर सेठ दीनानाथ ने जैसे ही इंस्पेक्टर मनोज को अंदर दाखिल होते देखा, वह चीख उठा, देखिए एसपी साहब, यह यहाँ भी आ पहुंचा। तुम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते सेठ दीनानाथ। क्या किया है मैंने? अभी पता चल जाएगा।
तब इंस्पेक्टर मनोज एसपी नागराजन से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं सेठ दीनानाथ की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मुझे शक है कि देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज इस समय सेठ के पास है और यह इस समय उन्हें विदेशी जासूसों के हवाले करने जा रहा है। बकवास, सब झूठ है। यह सब मुझे बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है एसपी साहब। घबराइए नहीं सेठ जी, अगर आप निर्दोष हैं तो आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। इंस्पेक्टर को अपना फर्ज निभाने दीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं तलाशी देने को तैयार हूँ। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज सेठ दीनानाथ की तलाशी लेने में जुट गया, लेकिन अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद भी इंस्पेक्टर मनोज को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। तब सेठ तीखे स्वर में बोला, इंस्पेक्टर, हो गई तुम्हारी तसल्ली? इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज कोई जवाब देता, हवलदार वीर बहादुर हॉल में दाखिल होता हुआ बोला, सर, मैं ड्राइवर और कार की अच्छी तरह तलाशी ले चुका हूँ, लेकिन ओह, समझ में नहीं आता वे कागजात गए तो गए कहाँ? क्या मुझे दी गई इन्फॉर्मेशन गलत थी? तभी इंस्पेक्टर मनोज की सोचों को भंग करते हुए सेठ दीनानाथ कठोर स्वर में बोला, अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी सेठ जी, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे अफसोस है। सिर्फ सॉरी कहने और अफसोस जाहिर करने से कहानी खत्म नहीं होगी। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा दिलाए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। अब गुस्सा थूक भी दीजिए सेठ जी, हम पुलिस वालों को कई बार ऐसी मजबूरी से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन जरा सोचो एसपी, अगर यह खबर अखबारों में छप जाए तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर एसपी नागराजन इंस्पेक्टर मनोज से मुखातिब होकर बोले, इंस्पेक्टर मनोज, अब तुम जा सकते हो। मैं सेठ जी को समझा दूंगा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज अपमान का घूंट पीकर हवलदार वीर बहादुर के साथ वहां से चल दिया। लेकिन वापस लौटते समय इंस्पेक्टर मनोज के मस्तिष्क में रह रहकर एक ही सवाल गूंज उठता था, आखिर दस्तावेज गायब कहाँ हो गए? क्या मुझे मिली खबर गलत थी? इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह, हेलो, इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं एसपी नागराजन बोल रहा हूँ। सर आप? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि रात से दीनानाथ का उनके सी बीच वाले बंगले में कत्ल हो गया है। क्या? मैं पहुंच रहा हूं, तुम भी घटनास्थल पर पहुंच जाओ। यस सर। तभी दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अतः इंस्पेक्टर मनोज ने थाने को हत्याकांड की खबर देने के बाद रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। फिर झटपट तैयार होकर मोटरसाइकिल पर सवार हो घटनास्थल की ओर चल दिया। आश्चर्य है, सेठ दीनानाथ का कत्ल कौन कर सकता है? जब इंस्पेक्टर मनोज घटनास्थल पर पहुंचा तो एसपी नागराजन एवं पुलिस दल पहले से ही वहां मौजूद था। इंस्पेक्टर, मुझे इस मामले में होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट आज शाम तक मिल जानी चाहिए। यस सर। तत्पश्चात कुछ आवश्यक हिदायतें दे एसपी नागराजन वहां से चले गए। एसपी नागराजन के जाते ही इंस्पेक्टर मनोज ने तहकीकात का कार्य शुरू कर दिया। घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए अचानक इंस्पेक्टर की नज़र वार्डरोब के निकट पड़े एक पर्स पर जा टिकी। ओह, वह किसका हो सकता है? दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज ने पर्स उठाकर खोल लिया। पर्स में लगे फोटो पर नजर पड़ते ही इंस्पेक्टर मनोज चौंका। ओह, यह शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी प्रतीत हो रही है। लेकिन अपनी याददाश्त पर काफी जोर डालने के बाद भी इंस्पेक्टर मनोज फोटो वाले व्यक्ति को पहचानने में कामयाब न हो सका, तो हवलदार को निकट बुलाकर बोला, हवलदार, इस फोटो को गौर से देखो और पहचानो, कौन है यह आदमी? यह तो चोर लल्लन है सर। लल्लन? जी हाँ, इसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ ही दिनों पहले जेल से रिहा हुआ है। फिर तो सेठ दीनानाथ के कत्ल में उसी का हाथ है। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को आदेश देते हुए बोला, हवलदार, तुम जाओ और लल्लन का पता लगाओ। वह जहाँ भी हो शाम तक उसे ढूंढकर थाने में हाजिर करो। यस सर, कहकर हवलदार वीर बहादुर तुरंत वहां से चला गया। हवलदार के जाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज अन्य कार्यवाही निपटाने में व्यस्त हो गया। फिर आवश्यक कार्यवाही निपटाने के बाद सेठ दीनानाथ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज कोठी को सील कर इंस्पेक्टर मनोज पुलिस दल सहित वापस लौट पड़ा। शाम करीब 5 बजे हवलदार वीर बहादुर चोर लल्लन को लेकर इंस्पेक्टर मनोज के पास पहुंच गया। सर, यही है लल्लन, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। तो तू है लल्लन? चोरियां करते करते तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कत्ल भी कर डाला? कसम ले लीजिए माई बाप, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। बकवास बंद कर। गरजते हुए इंस्पेक्टर मनोज ने लपक कर लल्लन को गर्दन से थाम लिया। झूठ बोलता है कमीने, सच सच बता, सेठ दीनानाथ के कत्ल में तेरे अलावा और किस किस का हाथ है? मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बताएगा। गुर्राते हुए इंस्पेक्टर मनोज ने झन्नाटेदार हाथ लल्लन के मुंह पर धर दिया। आह! और फिर इससे पहले
कि इंस्पेक्टर मनोज का हाथ दोबारा उठता लल्लन चीख उठा, मुझे मत मारिए साहिब, मैं मर जाऊंगा। अगर तू अपनी खैर चाहता है तो सच उगल दे। मैं सच कहता हूँ साहब, सेठ के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर तू वहाँ क्या कर रहा था? तेरा पर्स सेठ की कोठी में कैसे पहुँच गया? यह सच है कि मैं उस समय सेठ की कोठी में ही था जब सेठ का कत्ल हुआ। मैं चोरी के इरादे से वहाँ गया था। कोठी वीरान पड़ी थी, अतः मैं निश्चिंता से अपने मतलब का सामान इकट्ठा कर रहा था। तभी बाहर कदमों की आहट सुन मैं चौंका। ओह, शायद कोई आ रहा है, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। जल्दबाजी में मुझे छुपने का कोई उचित स्थान नहीं सुझाई दिया, तो मैं टेप रिकॉर्डर यथास्थान रख कपड़ों की अलमारी में जा छुपा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। कमरे में दाखिल होते ही एक आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर पलटकर दूसरे आदमी से बोला, हाँ अब बोलो एसपी नागराजन, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जगह अच्छी है और शांत भी। बेहतर होगा कि हम काम की बातें करें। वो कागजात तो तुम अपने साथ लाए ही होंगे। हाँ लाया हूँ, पर सही कीमत मिल जाने पर ही अब वे कागजात तुम्हें मिल पाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है। मत भूलो, अगर उस रात तलाशी में अगर वे कागजात तुम्हारे कब्जे से बरामद हो जाते तो तुम्हारा क्या हर्ष होता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।